नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। सबसे पहले इस बुलेटिन में बात कर लेते हैं गुजरात के चुनावी रण की। गुजरात में बीजेपी को यहां पर एक और झटका लगा है। पाटीदार नेता निखिल सवानी ने बीजेपी छोड़ दी है। निखिल का आरोप है कि बीजेपी के वादों पर भरोसा कर वो पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन वो उनकी भूल थी। निखिल ने आरोप लगाया कि बीजेपी पाटीदारों को धोखा दे रही है। निखिल कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। निखिल सवानी ने यह भी आरोप लगाया कि नरेंद्र पटेल ने बीजेपी पर जो आरोप लगाए वो सही है। कल ही हार्दिक पटेल के करीबी और पाटीदार नेता नरेंद्र पटेल ने आरोप लगाया कि बीजेपी में शामिल होने के लिए उन्हें 1 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था, जिसमें 10 लाख रुपए उन्हें पहले पेशगी के रूप में दिए गए। बीजेपी ने निखिल सवानी के आरोपों का सही जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी 22 सालों से जनता की सेवा कर रही है और गुजरात की जनता को उन पर पूरा भरोसा है। ऐसा क्या हो गया? पार्टी ज्वाइन करी, विदेश दौरे पे गए और 15 दिन बाद आके इस्तीफा दे दिया। मैं बीजेपी में इसलिए जुड़ा था, जो भाजपा सरकार ने जो पाटीदार समाज की हित की बात थी, जो पाटीदार समाज के हित के पॉइंट टू पॉइंट आगे चले थे, जो 4 मुद्दे थे, उसी हिसाब से मैं आगे चला था और इसी हिसाब से मैंने बीजेपी में ज्वाइन हुआ था। लेकिन काफ़ी दिन हो गया, 1 मंथ हो गया, 1 महीना हो गया, तब तक अभी तक कोई कुछ बनी नहीं है। और माननीय श्री गृह मंत्री प्रदीप सिंह जी बोल रहे हैं कि 409 केस है, तो 409 तो एक गांव में होगा, एक तहसील में होगा, एक जिले में होगा, तो पूरे गुजरात में कितने केस हो गए तो उसको भी मालूम नहीं है मेरे हिसाब से कि कितने केस पाटीदारों पर लगे हैं। उनमें से एक भी बात बनी नहीं है। शहीदों को फंडिंग नहीं मिला है, जो सरकारी नौकरी की बात है वो कुछ नहीं मिला। उसी हिसाब से मैं आज रिजाइन कर रहा हूँ। वहीं नरेंद्र पटेल ने बीजेपी में शामिल होने वाले वरुण पटेल पर आरोप लगाए हैं। वरुण पटेल ने जी बिजनेस से बातचीत में कहा कि ये सब कुछ आरोप चुनाव को देखते हुए ही लगाए जा रहे हैं। ओबीसी एकता मंच के अल्पेश ठाकुर इस वक्त खुद वरुण पटेल हमारे साथ है। आइए हम उनसे बात करते हैं। वरुण, ये बताइए कि ये सारा मामला अचानक क्यों सामने आया और बीजेपी जहां उत्सव मना रही थी कि वरुण पटेल को हमने बीजेपी में ले लिया, वहां अब वो डिफेंसिव मोड पर आ गई है। भाजपा और पाटीदार फिर से एकजुट हो गए और भाजपा और पाटीदार फिर से एकजुट हो जाएंगे तो जो कांग्रेस के 43 एमएलए वो आने वाले इलेक्शन में 33 भी रहने वाले नहीं है। ये बात कांग्रेस जान गई है। कांग्रेस डर गई है कि फिर से पाटीदार तो भाजपा की ओर चल गए। वो किसी भी तरह कोई भी हथकंडे अपना के जो पाटीदार भाजपा की ओर जा रहे हैं उनको रोकना चाहती है, इसलिए ये तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। और चलो, मैंने ऑफर किया, मैंने उनको कैश दिया, तो उनको मेरे खिलाफ कंप्लेन करवानी चाहिए। गुजरात में पुलिस है, गुजरात में कोर्ट है, वो क्यों कंप्लेन नहीं करते? मैं कंप्लेन के तहत उनसे लड़ना चाहता हूं, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। वहीं अल्पेश ठाकुर ने आज कांग्रेस का हाथ थाम लिया। पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल होने के बाद अल्पेश ने बात की जी मीडिया संवाददाता केतन जोशी से। ओबीसी एकता मंच के अल्पेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ है, जिन्होंने कांग्रेस का हाथ आधिकारिक तौर पर थाम लिया है। अल्पेश भाई, ये बताइए कि आखिरकार कांग्रेस का चयन ही क्यों? देखिए, हमने जनादेश सभाएं की थी, सोशल मीडिया के माध्यम से डोर टू डोर सर्वे हुआ था, जनसभाएं हुई थी और टेलीफोनिक भी सर्वे हुआ था। तो सभी लोगों का 25 लाख से ज्यादा परिवारों का हमने एक जनता सर्वे किया था जनादेश सम्मेलन के माध्यम से, और 20 लाख से ज्यादा परिवारों का ये कहना था कि देखिए 25 साल से भाजपा है, जहाँ पे बेरोजगार है, जहाँ पे किसान खस्ताहाल है, जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, जहाँ पे शराब पाबंदी फिर भी बेरोक-टोक शराब बिकी जा रही है, तो आप कांग्रेस में ज्वाइन कीजिए। और मेरे लिए एक थोड़ा सरप्राइज ये था कि 2 लाख से ज्यादा पाटीदारों का इसमें वोटिंग था। तो
तो उनका भी यही कहना था कि कांग्रेस ज्वाइन कीजिए। तो मैं ये आपको बता दूं, ये हमारा जनादेश जो है ये अल्पेश ठाकुर का कोई डिसीजन नहीं है, ये गुजरात के सभी तबके के सभी लोगों का जनादेश है और लोगों का ही कहना है कि देखिए व्यवस्था बदलनी है, सरकार नहीं मान रही है तो आप सरकार बनाइए और सरकार ऐसी सरकार बनाइए कि आने वाले वक्त के अंदर किसी भी तबके को आंदोलन न करना पड़े। तो जैसे जैसे गुजरात का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, हालांकि डेट्स अनाउंस नहीं हुए हैं, पल पल गेम बदल रही है। मेरे सहयोगी केतन जोशी ही इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर और जानकारी के लिए। केतन, आप बहुत ही क्लोजली इस पूरे कह सकते हैं गुजरात के इस गेम को वॉच कर रहे हैं। पाटीदारों पर आकर ये गेम फंस जाती है, किस तरफ पाटीदार जा रहे हैं? कुछ जा रहे हैं बीजेपी की तरफ, कुछ जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ, पूरा माजरा क्या है? देखिए, पाटीदार 1985 से हम देखें तो लगातार बीजेपी के साथ ही रहे हैं, क्योंकि जो जब माधव सिंह सोलंकी गुजरात के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी से, तब खाम थियरी उन्होंने अख्तियार की थी और उस समय पाटीदार को काफी अन्याय हुआ था। तो पिछले 22 साल से जो बीजेपी लगातार गुजरात में शासन कर रही है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि 18% पटेल है वो हमेशा बीजेपी के साथ रहे हैं। हालांकि हार्दिक पटेल ने आंदोलन किया, उसके बाद थोड़े समीकरण चेंज हुए थे, लेकिन पिछले 10 दिन के घटनाक्रम पर हम निगाहें डालें तो ज्यादातर पाटीदार का आंदोलन है वो हम कह सकते हैं कि समाप्त हो चुका है। एकमात्र हार्दिक पटेल को छोड़कर ज्यादा कुछ दम बचा नहीं है और वरुण पटेल, रेशमा पटेल जैसे कई सारे जो आंदोलनकारी थे वो अब भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए हैं। तो अब हार्दिक पटेल क्या स्टैंड लेता है उसके ऊपर पूरी निगाह है। हालांकि आंदोलन जो पहले जोर पर था उस चरम पर अभी नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये हम कह सकते हैं कि अल्पेश ठाकुर ने आज आधिकारिक रूप से कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, कांग्रेस का दामन पकड़ लिया है और वो ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं और पूरी ओबीसी कास्ट को गुजरात में मिला ले वोट बैंक की तर्ज पर उसको तुलना करें तो 51% वोट होते हैं। तो अब देखना ये खास होगा कि अल्पेश ठाकुर कांग्रेस को इनमें से कितने वोट दिलाते हैं। तो काफी बड़ा स्टेप आज अल्पेश ठाकुर के रूप में कांग्रेस को मिला है और कांग्रेस जमीनी पर पहले इसके मुकाबले थोड़ी मजबूत होती हुई स्वाति दिख रही है। बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प ये पूरा चुनाव हो रहा है और आपको बताएं कि कहा तो बार बार यही जा रहा था कि गुजरात में जातीय समीकरण को साधने की कोशिश नहीं की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से यहां पर पूरी स्थिति सामने आ रही है उससे यही लगता है कि हर पार्टी का कुछ यही जो कहते हैं चुनावी रण में पूरी तरीके से कोशिश है। लेकिन हमारा जी बिजनेस पोल में सवाल आज यही है कि क्या गुजरात में कांग्रेस अब जाति कार्ड खेल रही है? इस सवाल का आप जवाब दे सकते हैं हमें और जवाब हां, ना या कह नहीं सकते में दीजिए। ABC आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, जो भी ऑप्शन आपको लगता है सही वो हमें SMS कर दीजिए, ZBP टाइप करके आंसर अपना A, B या C या 57575 पर भेज दीजिए। आप हमारे ट्विटर हैंडल @ZBusiness या फिर Facebook @ZBusiness ऑनलाइन पर भी अपना जवाब दे सकते हैं। और अब तक दर्शकों के जो जवाब हमारे पास आए हैं उसके मुताबिक क्या मानना है हमारे दर्शकों का? 78% लोगों ने कहा है कि हां, कांग्रेस इस बार गुजरात चुनाव में जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर रही है और 18% लोगों ने कहा है नहीं। और इसी पर रात 8 बजे आप देखिए हमारा बिग स्टोरी बिग डिबेट, विकास पर भारी जातीय समीकरण, गुजरात में नोट लीला, रेस 2017 मिशन गुजरात। रुक कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर समस्या के हल के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर के लोगों से बातचीत के लिए IB के पूर्व डायरेक्टर दिनेश्वर शर्मा को जिम्मा सौंपा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हुर्रियत से बातचीत होगी या नहीं, यह फैसला दिनेश्वर शर्मा ही करेंगे। जम्मू और कश्मीर में एक सस्टेन्ड डायलॉग प्रारंभ किया जाए और इसके लिए यह भी फैसला है कि IB के फॉर्मर डायरेक्टर श्री दिनेश्वर शर्मा को भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नियुक्त किया जाए। फॉर्मर डायरेक्टर IB श्री दिनेश्वर शर्मा से आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को इन्वॉल्व करेंगे बात? मैंने जितना कहना था, अब यह जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त हुए हैं श्री दिनेश्वर शर्मा, यह बात किससे बात करनी, क्या करनी, यह सब सारा फैसला उन्हीं के ऊपर छोड़ा गया है, यह पूरा अधिकार दिया गया है। तो ये उनके पास आजादी रहेगी, ये आजादी उनके पास रहेगी कि पूरी आजादी श्री दिनेश्वर शर्मा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको यह हासिल रहेगी।
उत्तर प्रदेश से खबर, जहां पर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्योगपतियों के दल से मुलाकात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में इंडस्ट्री और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बड़े फैसले हो सकते हैं। यूएसएनयूपी प्रोग्राम के तहत अमेरिका की फेसबुक, कोका कोला और उबर समेत 26 बड़े कंपनियों के हेड योगी से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में उद्योग के निवेश को लेकर भी बात होगी। बाप के लिए बेहद जरूरी खबर, प्रोविडेंट फंड से घर लेना अब और आसान हो सकता है। ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स को फायदा पहुंचाने के लिए हाउसिंग स्कीम के नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट का पैसा लोन के रूप में हडको दे, इस पर विचार किया जा रहा है। ईपीएफओ ने हाउसिंग स्कीम के लिए हडको से करार किया है, जो सब्सक्राइबर्स के लिए नोडल एजेंसी की तरह काम करती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी की अगले महीने होने वाली बैठक में ईपीएफओ की हाउसिंग स्कीम की समीक्षा हो सकती है। हाउसिंग स्कीम के तहत ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स घर खरीदने के लिए अपने पीएफ फंड से 90% तक रकम निकाल सकते हैं। शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और अगर आपके घर में भी किसी की शादी होने वाली है तो आपको जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। दरअसल उद्योग संगठन एसोचैम के एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नोटबंदी और जीएसटी की वजह से इस साल शादियों पर होने वाले खर्च में 10 से 15% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। मतलब ये कि ज्वेलरी की खरीद, कपड़े, ब्यूटी पार्लर, फोटोग्राफी, होटल, मैरिज हॉल और कुरियर जैसी सेवाएं जीएसटी की वजह से महंगी हो जाएंगी। एसोचैम के अनुमान के मुताबिक शॉपिंग और टेंट बुकिंग, दावत वगैरह जीएसटी की वजह से 18 से 28% महंगे हो जाएंगे, मतलब 10% का अतिरिक्त भार। दरअसल अब तक टेंट सर्विसेज, खाने का बिल जैसी चीजें बिना टैक्स चुकाए हो जाया करती थी, लेकिन जीएसटी आने के बाद ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। गुजरात के घोघा की तर्ज पर अगले साल से मुंबई में भी रोरो फेरी सर्विस शुरू होगी। लोग अलीबाग और नवी मुंबई के लिए कार को फेरी में लादकर ले जा सकेंगे। बाद में रोरो सर्विस से उतरकर आगे का सफर अपनी कार से तय किया जा सकेगा। ये फेरी भाऊचा धक्का से मांडवा जेटी तक जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के घोघा में जिस रोरो फेरी सर्विस की शुरुआत की है, वैसे ही रोरो फेरी सर्विस का टर्मिनल अप्रैल तक मुंबई में भी बनकर तैयार हो जाएगा। रोरो फेरी सर्विस भाऊचा धक्का से अलीबाग के पास मांडवा तक चलेगी। इससे अलीबाग जाना आसान हो जाएगा। साथ ही सड़क मार्ग से गोवा, रत्नागिरी जाने में भी कम समय लगेगा। अभी सड़क से मांडवा जाने में ही करीबन 3 घंटे लग जाते हैं। रोरो फेरी सर्विस से यह सफर 20 से 25 मिनट का ही रह जाएगा। नवी मुंबई के नेरुल के लिए भी भाऊचा धक्का से रोरो फेरी सर्विस की शुरुआत होगी, जिससे पुणे की ओर या आगे जाने वाले यात्रियों का वक्त बचेगा। 1.5 से पौने 2 घंटे का सफर 20 मिनट में सिमट जाएगा। हम ईस्टर्न वाटर ट्रांसपोर्ट मुंबई का बना रहे हैं। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉइंट इनिशिएटिव है, जिसमें जो मुंबई पोर्ट है इसके वाटर्स में ये ईस्टर्न वाटर ट्रांसपोर्ट चलेगा। मुंबई के फेरी वाफ से इट विल गो टू मांडवा in Alibag, and from Ferry Wharf it will also go to Nerul in Navi Mumbai. रोरो सर्विस प्रोजेक्ट का टर्मिनल बनाने का काम शुरू हो चुका है। इस पर करीब 36 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। यात्री आराम से मांडवा जेट्टी तक पहुंच सके, इसके लिए एलिवेटेड रोड तैयार किया जा रहा है। रोरो सर्विस शुरू होने पर नवी मुंबई की ओर जाने वाली लोकल ट्रेन में भी भीड़ घटेगी, जबकि अलीबाग और कोस्टल महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में टूरिज्म की संभावनाएं भी बढ़ेगी। मुंबई के आसपास कई ऐसे इलाके हैं जो प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन कनेक्टिविटी की दिक्कत से ज्यादा टूरिस्ट नहीं पहुंच पाते। हम खड़े हैं मुंबई के भाऊच धक्का इलाके में, जहां काम जोरों शोरों से चल रहा है और उन्हें उम्मीद यही है कि आने वाले अप्रैल महीने में काम पूरा हो जाएगा। काम पूरा होने के बाद यहां से मांडवा तक जाने में करीब 15 से 20 मिनट तक लगेंगे। इससे काफी समय की बचत होगी। शुरुआत में हर 30 मिनट में एक रोरो फेरी सर्विस का प्लान है। बाद में यात्रियों के रिस्पांस को देखते हुए इसे बढ़ाया जाएगा। रोरो सर्विस के लिए पैसेंजर टर्मिनल को भी आधुनिक तर्ज पर बनाया जा रहा है, जिसमें यात्रियों की सहूलियत के लिए रेस्टोरेंट और शॉपिंग की सुविधा होगी। राहुल कुमार, जी मीडिया, मुंबई। अक्सर देखा गया है कि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसके शेयरों को उसके वारिस अपने नाम पर ट्रांसफर करा लेते हैं या फिर बेच देते हैं, लेकिन कई ऐसे भी मामले होते हैं जहां इन वारिसों को लाखों करोड़ों के शेयरों की भनक भी नहीं होती, और यही से शुरू होता है शेयर ट्रांसफर एजेंट्स का असली खेल।
कुछ एजेंट्स इन शेयरों को ट्रांसफर कर बेच देते हैं और असली मालिकों को खबर तक नहीं होती। लेकिन अब सेबी ऐसे एजेंट्स पर सख्त नजर रख रही है। शेयर ट्रांसफर एजेंट्स पर सेबी सख्त नजर आ रही है। कई शेयर ट्रांसफर एजेंट्स सेबी के जांच के घेरे में हैं। शेयर ट्रांसफर का गैर कानूनी खेल। सेबी उन एजेंट्स पर शिकंजा कसने जा रही है जो मृत लोगों को धोखा दे रहे हैं। मृतकों के शेयरों का घालमेल। दरअसल सेबी ऐसे एजेंट्स की जांच करेगी जो धोखाधड़ी से मृत लोगों के शेयर अपने नाम ट्रांसफर कर लेते हैं और फिर पैसा कमाते हैं। मृतकों के फिजिकल शेयर ट्रांसफर मामलों पर सेबी की सख्ती दिखाई दे रही है। वहीं इस तरह के एजेंट्स ऐसे शेयरों को ट्रांसफर कर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कैसे होते हैं शेयर ट्रांसफर? दरअसल ऐसे एजेंट्स लावारिस शेयरों की जानकारी मिलते ही तुरंत हरकत में आ जाते हैं। ये धोखाधड़ी से अवैध अकाउंट्स में शेयर ट्रांसफर करते हैं। फर्जी पैन, आईडी कार्ड की मदद से डीमैट बैंक अकाउंट खोले जाते हैं और गैर कानूनी तरीके से शेयर हथियाने के बाद डीमैट कराए जाते हैं। डीमैट होने के बाद शेयर बेचकर बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। पैसे ट्रांसफर होने के बाद अकाउंट से कैश निकाला जाता है। खबरें ऐसी भी हैं कि ट्रांसफर एजेंसियों, बैंक, सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक यह स्कैम करोड़ों रुपए का है और कई मामलों में तो उन शेयरों का भी गोलमाल किया गया जो डीमैट अकाउंट में होते हैं। वैसे ये गोलमाल सिर्फ शेयर ट्रांसफर का ही नहीं है। ये एजेंट्स उस डिविडेंड का भी गोलमाल करते हैं जो लोगों ने कई सालों से क्लेम नहीं किया होता। ऐसे फ्रॉड एजेंट्स के लिए अपने शिकार ढूंढना भी बेहद आसान होता है। ये एजेंट्स कंपनियों की डिविडेंड देने वाली लिस्ट को जांचते हैं। जिन लोगों ने सालों से अपना डिविडेंड क्लेम नहीं किया होता उनके बारे में जांच कर अपना शिकार ढूंढते हैं। यानी सिस्टम की छोटी छोटी खामियों का फायदा उठाकर ये एजेंट्स करोड़ों का गबन कर रहे हैं। लेकिन अब सेबी इन पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजस्थान सरकार के विवादित बिल पर आज विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। विधानसभा सत्र के पहले ही दिन हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। पूरी रिपोर्ट देखिए। जजों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सरकारी मंजूरी वाली विधेयक के खिलाफ कांग्रेस विधायक मुंह पर काली पट्टी बांधकर विधानसभा भवन पहुंचे। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सदन के अंदर भी जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे के बीच क्रिमिनल लॉज राजस्थान अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस को विधानसभा में पेश किया गया, लेकिन कांग्रेस ने बिल पर सवाल उठाते हुए इसे काला कानून करार दिया। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के साथ मंत्री राजेंद्र राठौड़ बिल के पक्ष में उतरे, लेकिन कांग्रेसी विधायकों ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। दूसरी ओर बीजेपी विधायक घनश्याम तिवाड़ी और नरपत सिंह राजवी ने भी बिल का विरोध किया। तिवाड़ी ने भी वॉकआउट कर दिया। हंगामे को देखते हुए सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बिल का विरोध करते कांग्रेस विधायकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस काले कानून के खिलाफ सदन के अंदर हमारे सारे विधायकों ने विरोध किया है। हम इस कानून को पास होने नहीं देंगे। तानाशाही सरकार है, ये विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकते और इस काले कानून के माध्यम से जो प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार 6 महीने का टाइम ले रही है। 6 दिन का टाइम लेती तो समझ में आता। 6 महीने का टाइम लेती है। इतना ज्यादा टाइम है कि आज भी आपने देखा होगा कुछ अधिकारी उनके परिवार जिनके 100 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। नए बिल। खबर उदयपुर से, जहां पर 4 लड़कों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 4 लड़के घायल भी हुए हैं। ये सभी लड़के कार से उदयपुर से डूंगरपुर जा रहे थे। एक ही कार में 8 लोग सवार थे। कार की रफ्तार काफी तेज थी और वो ट्रक से टकरा गई। हादसे से ठीक पहले ये लड़के फेसबुक पर लाइव थे। ये सभी डूंगरपुर के रहने वाले हैं और उदयपुर में दिवाली मनाने गए थे। पुलिस के अनुसार रास्ते में अचानक अनियंत्रित होकर इनकी कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी भयानक थी कि 4 लोग कार में फंस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।